गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहला वीडियो जो हमारा था उसमें टॉपिक था, हमने जानने की कोशिश की थी कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो हमारी है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, और साथ ही हमने जाना था कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जब वर्किंग प्रिंसिपल हमने उसमें देखा था, बताया था, तो एक बात ये पता चली थी हमें कि सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है हमारी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि सिंगल फेस मोटर में जब हम सिंगल फेस सप्लाई दी थी हमने, तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स था वो रोटेटिंग नहीं था, पल्सेटिंग था सिंगल फेस के कारण, इसलिए वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं थी। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। अब सेल्फ स्टार्टिंग के लिए जो भी हम मेथड अपनाएंगे उसी मेथड से उसका टाइप्स का नाम आ जाता है, तो वही डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, कि हमारी इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती हैं, और ये जो इंडक्शन मोटर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के प्रकार हैं ये उनके स्टार्टिंग मेथड के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो तरीका हमने उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए किया है वही उसका नाम हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 मेथड्स। तो सबसे पहले मेथड की अगर हम बात करें, पहला है स्प्लिट फेस मेथड। स्प्लिट फेस मेथड, इस मेथड में क्या होगा? स्प्लिट फेस का मतलब होता है, स्प्लिट का मतलब होता है 2 हिस्सों में तोड़ देना। तो जैसे आपको पता है कि हमारी जो सिंगल फेस मोटर है उसको हम सिंगल फेस सप्लाई देते हैं, और इस सिंगल फेस के कारण हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो पल्सेटिंग होता है, और जिसके कारण रोटर हमारा घूम नहीं पाता। अब हमने क्या करना है, हमने टेम्परेरी तौर पर इस सिंगल फेस मोटर को 2 फेस सप्लाई के साथ जोड़ना है, और वो जो टेम्परेरी 2 फेस सप्लाई होगी वो हम कैसे करेंगे, जो हमारी सिंगल फेस सप्लाई है उसको हम 2 अलग अलग वाइंडिंग के साथ कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारी एक वाइंडिंग होगी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की, उस सिंगल फेस वाइंडिंग को हम 2 हिस्सों में बना देंगे। एक हिस्सा होगा मेन वाइंडिंग जिसको हम रनिंग वाइंडिंग भी कहेंगे, और दूसरा हिस्सा होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहेंगे। अब ये जो मेन वाइंडिंग जो होगी ये काफ़ी हाईली इंडक्टिव होगी, और जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये हाईली रेजिस्टिव होगी, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। अब ये जो 2 वाइंडिंग है इनकी प्लेसमेंट कैसे होगी? दोनों वाइंडिंग को हम 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से रखेंगे, और जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर के उन्हीं स्लॉट्स में मेन वाइंडिंग होगी, उसी में स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हम दोनों को रखेंगे। इस प्रकार जो हमारा सिंगल फेस है वो 2 वाइंडिंग से होकर गुजरेगा, और ये हमारा स्क्विरल केज रोटर है। जैसे 3 फेस इंडक्शन मोटर का स्क्विरल केज रोटर था, रोटर इसका भी वैसे होगा। तो इस प्रकार ये स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर हो जाती है हमारी। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ही मैंने सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगवाया हुआ है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होगा, जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे तब आपको बताएंगे कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम कहें कि ये अगर हम इसको एसी सप्लाई देंगे तो ये सेल्फ स्टार्ट कैसे हो जाएगी। जैसे सिंगल फेज सप्लाई हम इस मोटर को देंगे तो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग में से करंट गुजरता है। तो अब यहाँ हमारे पास 2 फ्लक्स हैं, मेन वाइंडिंग फ्लक्स और स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्लक्स। अब जैसे मैंने बताया कि सिंगल फेस में केवल एक फ्लक्स था जो पल्सेटिंग था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 2 फ्लक्स हो जाएंगे, जिसके कारण अब हमारे इस रोटर में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये एक निश्चित डायरेक्शन में हमारा रोटर घूमना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार स्प्लिट फेस मोटर हमारी काम करेगी। जैसे हमारी ये जो मोटर है 75 से 80% स्पीड पकड़ लेगी तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा, और मोटर हमारी जो है मेन वाइंडिंग जिसको रनिंग वाइंडिंग भी कहा गया है, मेन वाइंडिंग पे चलती रहेगी, और हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से अलग हो जाती है। इस प्रकार स्प्लिट फेस मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अगर हम देखें ग्राफ की सहायता से स्प्लिट फेस की जानने की कोशिश करें कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है,
यहाँ पर मैंने बताया कि जो मेन वाइंडिंग है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा इंडक्टिव होती है। उस इंडक्टिव होने के कारण जो हमारा ये करंट है, मेन वाइंडिंग का जो करंट है वो वोल्टेज से काफ़ी पीछे रहेगा, लैग करेगा इससे। और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में बताया कि हाईली रेजिस्टिव, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो करंट है IS, ये लैग तो करेगा वोल्टेज से लेकिन बहुत ही कम करता है। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें इनका, यहाँ पर IS और IM, स्टार्टिंग करंट और मेन करंट का जो बीच का एंगल है अल्फ़ा के द्वारा दर्शाया मैंने। और इस केस में ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है, दोनों करंट का जो फेस डिफरेंस है वो 20 से 30 डिग्री ही होता है, जो कि बहुत कम है। और यहाँ पर जितना इन दोनों करंट का एंगल ज़्यादा होगा फेस डिफरेंस का, उतने ही ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा होगा, और जितना ये एंगल कम होगा उतना ही स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों करंट के बीच का एंगल देखें तो बहुत ही कम है, 20 से 30 डिग्री। तो इसलिए इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो काफ़ी कम होता है। दूसरे अगर एंगल की बात करें, वोल्टेज, अगर ये स्टार्टिंग करंट और मेन करंट का अगर हम रिजल्टेंट निकालें, परिणामी करंट निकालें, तो ये हमारा I जो होगा वो हमारा रिजल्टेंट करंट होगा, दोनों की एवरेज अगर निकालें। और इस I और इस वोल्टेज के जो बीच का एंगल है उसको मैंने फाई से दिखाया है। मतलब क्या है कि यहाँ पर इस मोटर में जो मेन करंट होगा, जो रिजल्टेंट करंट होगा, वो अप्लाइड वोल्टेज से भी लैग करेगा, पीछे रहेगा और 5 डिग्री एंगल से रहेगा। तो इसका मतलब ये करंट वोल्टेज से जितना ज़्यादा लैग करेगा, पावर फैक्टर उतना ही ज़्यादा मेरा कम हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, जो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा, और जैसे करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका पावर फैक्टर भी काफ़ी कम होगा, पावर फैक्टर कम होगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। अब इसके बाद इसके स्टार्टिंग टॉर्क को और इसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमने अलग मेथड अपनाने हैं। तो दूसरा मेथड है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में भी फेस को हमने स्प्लिट किया है 2 वाइंडिंग में, मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, जैसे मैंने ऊपर बताया है। लेकिन एडिशनल इसमें क्या होगा, नाम से पता चलता है कैपेसिटर स्टार्ट, कि इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में मैंने एक कैपेसिटर भी लगा दिया है, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, वर्किंग वही रहेगी। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर लगाने का फ़र्क क्या होगा, जो अभी मैंने यहाँ पर बताया है कि ये जो IS स्टार्टिंग करंट और मेन करंट के बीच का जो एंगल है यहाँ पर काफ़ी कम है, और जो वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच का एंगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसका पावर फैक्टर कम होता है, और यहाँ पर टॉर्क भी कम होता है। यहाँ पर कैपेसिटर ऐड करने से इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर ये देखो, ये V अप्लाइड वोल्टेज है, और क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है हमारा, कैपेसिटर का जो करंट होता है वो हमेशा वोल्टेज से लीड करता है, आगे की तरफ रहता है। क्योंकि कैपेसिटर मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाया है तो IS मेरा वोल्टेज से आगे रहेगा, लीड रहेगा। यहाँ पर IS जो था वो वोल्टेज से पीछे था, लेकिन कैपेसिटर के कारण यहाँ पर जो IS है वो वोल्टेज से आगे चला गया, लीड में चला गया, और IM वहीं पर रहेगा जहाँ पहले था, क्योंकि IM में जो मेन वाइंडिंग में मेरी कोई चेंज नहीं है, तो IM यहीं पर रहेगा, IS मेरा वोल्टेज से लीड कर जाएगा। अगर मैं IS और IM का रिजल्टेंट निकालूं तो मेरा I यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जो पहले I यहाँ था इतने गैप पर, अब मेरा I यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इस फेजर डायग्राम से देखें, यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अगर इस अल्फ़ा और इस अल्फ़ा एंगल को मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पर ये जो एंगल बहुत कम था और यहाँ पर ये एंगल काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 80% के। तो वही चीज़ मैंने बताई, ये जो दोनों वाइंडिंग के करंट का एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा। इस केस में ये 20 से 30% था, इसलिए यहाँ पर इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम था, और यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री के पास चला गया। 90 डिग्री सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ये 80 डिग्री तक पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी कैपेसिटर टाइप की जो मोटर है वो उसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब दूसरे की बात करते हैं कि ये जो फाई है, जो एंगल है, इस फाई में और इस फाई में भी एंगल में डिफरेंस है। यहाँ पर वोल्टेज और करंट
का बीच का जो डिफरेंस है, एंगल है, वो काफ़ी ज़्यादा है, करंट वोल्टेज से काफ़ी पीछे है। यहाँ पर क्या फ़र्क हुआ, करंट वोल्टेज से पीछे तो है लेकिन थोड़ा कम पीछे है, कुछ लीड इसने ली है। तो ये जैसे ही फाई की वैल्यू कम होगी पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। तो जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होगा और पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे ही मोटर 70 से 80% स्पीड अचीव कर लेगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेरा ओपन हो जाएगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाएगा और जो मेरी मोटर है वो मेन वाइंडिंग पर चलती रहेगी। यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क तो हमें स्टार्ट करने के लिए अच्छा मिल चुका है, लेकिन जो पावर फैक्टर जो है वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब मेन मोटर चलने लगेगी ये कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाता है। अब रनिंग कंडीशन में भी मेरा पावर फैक्टर इम्प्रूव रहे उसके लिए मैंने और इसमें चेंज किया है। उसके टाइप है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। इसमें दो कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। कंस्ट्रक्शन वही है, स्प्लिट फेस टाइप से। मेन वाइंडिंग को और स्टार्टिंग वाइंडिंग को 90 डिग्री पे मैंने रखा है। यहाँ पर मेन वाइंडिंग के सीरीज में भी मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया है CM, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में भी एक कैपेसिटर लगा दिया है CS, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा रहेगा। जो कमी मैंने यहाँ बताई थी इस फेजर डायग्राम में पावर फैक्टर से संबंधित, तो जो मेन वाइंडिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर लगाने से मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो तो इम्प्रूव हो गई, लेकिन जो कमी यहाँ थी कि जब मोटर पूरी स्पीड पे अपनी घूमने लगेगी ये कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाता था, तो पावर फैक्टर को हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मोटर स्पीड को अचीव कर लेगी ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो ओपन हो जाएगा, उससे स्टार्टिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा हुआ कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो मेन वाइंडिंग के साथ लगा हुआ कैपेसिटर है वो सर्किट में बना रहेगा, और इस कैपेसिटर के सर्किट में रहने से पूरी गति के दौरान भी जब तक मोटर चलेगी पावर फैक्टर मेरा इम्प्रूव ही रहेगा। इस प्रकार स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में जो कम स्टार्टिंग टॉर्क और कम पावर फैक्टर की समस्या थी वो हमने कैपेसिटर स्टार्ट में कुछ दूर की है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को हमने इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन पावर फैक्टर को हम स्टार्टिंग में इम्प्रूवमेंट करके बाद में इम्प्रूव नहीं कर पाए थे। अब पूरी रनिंग के दौरान मेरा पावर फैक्टर इम्प्रूव रहे उसके लिए मैंने क्या किया है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो स्टार्टिंग टॉर्क तो ज़्यादा मिलेगा ही, लेकिन जो मोटर पूरी लीड लेने के बाद जो पावर फैक्टर की इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई थी, अब यहाँ पर मेन वाइंडिंग में लगा हुआ कैपेसिटर जो कंटिन्यू सर्किट में बना रहेगा मेन वाइंडिंग के साथ, ये उस पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करके रखेगा। चौथा टाइप है परमानेंट कैपेसिटर। जैसे इसके नाम से पता चलता है कि परमानेंट तरीके से कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा रहेगा। कंस्ट्रक्शन इसकी भी बाकी मोटर्स के जैसे सेम है। डिफरेंस क्या है कि जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है हमारी उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे क्या पता चलेगा हमारा कि इस परमानेंट कैपेसिटर मोटर में जो मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और जो कैपेसिटर है वो पूरे प्रोसेस के दौरान पूरे ऑपरेशन के साथ सर्किट में बना रहेगा। ना तो स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग होगी और ना ही कैपेसिटर अलग होगा। तो ये परमानेंट ही सर्किट में जुड़ा रहेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी और कैपेसिटर भी, इसीलिए इसको परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहा गया है। अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इन मोटरों में इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर एप्लीकेशन की बात करें, जो हमारी कैपेसिटर साथ स्प्लिट फेज, ये फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर होती हैं जो, उनमें स्प्लिट फेस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, पंखों में, ब्लोवर्स वगैरह में। जो कैपेसिटर वाली मेरी मोटर है ये है थोड़े ज़्यादा लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंप्रेसर्स में, फ्रिज में, आमतौर पर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली मोटर में। और ये जो कैपेसिटर लगाया जाता है ये बॉडी के बाहर ही फिट किया जाता है। कैपेसिटर आपने देखा भी होगा, अलग से इसका एक कैबिनेट बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है और वो बॉडी के ऊपर ही कैपेसिटर को फिट किया जाता है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में मोटर को, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट किस तरीके से किया जाएगा और उस तरीके का नाम क्या होगा, वही आज हमने डिस्कस किया है। स्प्लिट फेस मेथड है, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड है,
कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मेथड है और परमानेंट कैपेसिटर मेथड से है। थैंक यू।